हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज जरूर पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स बताऊंगी ताकि बहुत इजीली आप सभी करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। In comparison to secondary memory, प्राइमरी स्टोरेज इज व्हाट। सो ये क्वेश्चन आईसीटी में से पूछा गया है। इसमें आपसे कंप्यूटर की दो मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, इन दोनों का कंपैरिजन करने को कहा है। जो भी ऑप्शंस हैं वो प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड है, आपको ये चेक करना है। पहला है स्लोअर। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, पहली टर्म से ही हमने पहले ऑप्शन को गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी बहुत ही ज्यादा फास्ट काम करती है, सेकेंडरी मेमोरी उसके कंपैरिजन में स्लो होती है, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड रीजन इसका ये है कि परसिस्टेंट इसको बोला जा सकता है। परसिस्टेंट का मतलब होता है परमानेंट। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी कभी भी परमानेंट नहीं होती है, ये हमेशा एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। सेकेंड ऑप्शन में फास्टर, लेस एक्सपेंसिव पर यूनिट स्टोरेज एंड परसिस्टेंट। तो देखिए परसिस्टेंट की वजह से ये वाला ऑप्शन हमने फिर से गलत कर दिया। और साथ ही अगर हम एक्सपेंसिव की बात करें, इसकी कॉस्ट की बात करें, तो सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में प्राइमरी मेमोरी बहुत महंगी होती है और यहाँ पर लेस एक्सपेंसिव लिखा है। तो ये दो रीजन है इस ऑप्शन को गलत करने के। तीसरा है फास्टर, बिल्कुल फास्ट होती है। मोर एक्सपेंसिव, ये मैंने आपको भी बताया कि लेस एक्सपेंसिव नहीं होती है, मोर एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी होती है। एंड नॉट परसिस्टेंट, नॉट परसिस्टेंट का मतलब है नॉट परमानेंट, दैट इज टेम्परेरी मेमोरी। तो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी की ही एक सबसे खास प्रॉपर्टी होती है कि ये टेम्परेरी काम करती है, और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। यानी कि अगर कभी हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ हो जाता है, तो जो भी डेटा प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता है वो डिलीट हो जाता है। तो इस टेम्परेरी मेमोरी का दूसरा नाम वॉलेटाइल भी हो सकता है। और परमानेंट जो होती है सेकेंडरी मेमोरी, इसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि पेपर में जरूर पूछे जा सकते हैं। हमें सही उत्तर मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। स्टूडेंट्स, पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही पीवाईक्यूज एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज भी आपको रिवाइज करवाई जाएगी। 2018 से लेकर के 2024 तक के सभी शिफ्ट्स के पीवाईक्यूज आपको इजी ट्रिक्स और कीवर्ड्स के साथ सॉल्व करवाऊंगी हिंदी और इंग्लिश में, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। एग्जाम का क्या लेवल चल रहा है, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन सब के हिसाब से अपडेटेड मॉक टेस्ट भी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें से गारंटेड एज इट इज सवाल आएंगे। साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पर आप अपने टीचर्स के साथ अपने हर डाउट को शेयर कर सकते हो और हर क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपका टारगेट जून 2025 नहीं बल्कि दिसंबर 2025 है, तो भी हमारे साथ आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 1 ईयर की वैलिडिटी इस कोर्स की रहने वाली है। तो ये 2 नंबर्स दे रही हूँ, इन पर व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर आपको लिखना है यूजीसी नेट 2025 पेपर वन। कंटेंट पर जाकर देखिए, कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। अगर लाइव क्लासेस कभी ज्वाइन नहीं कर पाते हो, तो उसके बाद आप उस सेशन को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो। तो ये बेस्ट कोर्स है जो कि पेपर वन में आपको 75+ मार्क्स लेकर आने में जरूर हेल्प करेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन फॉर राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, रिसर्च में लिटरेचर यानी कि साहित्य समीक्षा का मतलब होता है कि जो टॉपिक, जो प्रॉब्लम हम लोगों ने सेलेक्ट की है अपने रिसर्च के लिए, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑलरेडी जिन लोगों ने काम किया है, उनके काम को हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसको लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। यू नीड टू नो व्हाट इज ऑलरेडी नोन इन कनेक्शन विद योर रिसर्च एरिया। देखिए, अब जो टॉपिक आपका है, सेम टॉपिक पर अगर किसी पर्सन ने ऑलरेडी रिसर्च की है, तो आपको वो पढ़ने से पता चल जाएगा कि ऑलरेडी इस फील्ड में क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, ताकि आप उन्हीं चीजों पर काम करके अपना समय बर्बाद ना करो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यू नीड टू नो व्हाट इज ऑलरेडी नोन इन कनेक्शन विद योर रिसर्च एरिया। इसके साथ ही फिर नेक्स्ट ऑप्शन है
इट मे हेल्प यू टू डेवलप एन एनालिटिक फ्रेमवर्क। इससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपको काम करना चाहिए। ऑलरेडी जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कैसे कैसे इस टॉपिक पे काम किया है वो सारा आइडिया आपको मिल सकता है। सो ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है। यहाँ पर देखिए इस वाले सेकंड नंबर ऑप्शन में ए नहीं है, इस वाले में बी नहीं है, तो इन दोनों को हमने गलत कर दिया। आगे देखते हैं। इट विल हेल्प विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर फाइंडिंग्स। ये आपको जो भी आप अपना निष्कर्ष निकाल रहे हो उसकी व्याख्या करने में मदद करता है कि जो आप काम करने वाले हो। देखिए स्टूडेंट्स, रिसर्च में क्या होता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हम रिसर्च करके ढूंढेंगे, लेकिन हो सकता है कि उस चीज का ऑलरेडी आंसर लोगों ने दे दिया हो, हमें पता ही ना हो। इसके लिए रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही चीज यहाँ पर बोली है। इट मे सजेस्ट फर्दर रिसर्च क्वेश्चंस फॉर यू। हो सकता है इसी में से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जो आपकी रिसर्च को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। सो सभी ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अभी देखिए मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछा गया है। बहुत बार ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके भी पूछा गया है पेपर में, एंड आगे भी हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बोथ आर कंसर्न्ड विद डेटा रिडक्शन, बिल्कुल सही है। ठीक है, गुणात्मक और मात्रात्मक कोई भी अनुसंधान अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रिसर्च में, डेटा रिडक्शन यानी कि डेटा को रिड्यूस करने के लिए ये बहुत काम आता है। आगे ऑप्शन बोल रहा है बोथ आर कंसर्न्ड विद वेरिएशन इन डेटा, बिल्कुल सही है। डेटा की जो भिन्नताएं होती है उसके ऊपर भी इसके अंदर काम किया जाता है। बोथली एम्फोसाइज ऑन कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, नो। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ये दोनों में काम नहीं आता, ये सिर्फ आपका क्वालिटेटिव की प्रॉपर्टी है। बोथली एम्फोसाइज ऑन जर्नलाइजेशन, नो। जर्नलाइजेशन के ऊपर भी दोनों काम नहीं करते हैं, सिर्फ एक काम करता है, जिसको मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब ये दे दिया मैंने आपको स्टूडेंट्स होमवर्क क्वेश्चन कि बताइए जर्नलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर होता है या क्वांटिटेटिव के अंदर होता है। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं आता है तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, बस मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। बोथ आर कंसर्न्ड विद आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। रिसर्च का काम ही ये है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर ये दें। तो करेक्ट आंसर्स क्या आ गए, ए, बी एंड ई ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। Which of the following are the components of pedagogical analysis of teaching and learning? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेडागोजी का मतलब क्या होता है, छोटे बच्चों को पढ़ाने का तरीका। दो चीजें होती है, एक होता है एंड्रागोजी या इसको एंड्रागोगी भी बोलते हैं। ए से एंड्रागोगी है और ए से होते हैं अडल्ट स्टूडेंट्स। तो अडल्ट लर्नर जो बड़े बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने की टेक्निक को एंड्रागोजी बोलते हैं, और जो छोटे बच्चे स्कूल लेवल के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, उसको बोला जाता है पेडागोजी। सो टीचिंग लर्निंग में कौन कौन सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला है ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, बिल्कुल सही। छोटे बच्चों को पढ़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका उद्देश्य है, आप उनको ये चीज क्यों पढ़ाना चाहते हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। चाहे छोटे बच्चों को पढ़ाना है या बड़े बच्चों को पढ़ाना है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो वो कहाँ से पढ़ाओगे, किस तरीके से पढ़ाओगे और किस मेथड से पढ़ाओगे। गेम्स के थ्रू पढ़ाओगे, थ्योरी के थ्रू पढ़ाओगे, एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ाओगे, तो टीचिंग का कौन सा मेथड यूज करोगे और मटेरियल क्या होगा वो चेक करना जरूरी है। कंटेंट एनालिसिस, अपने कंटेंट को जो भी आप पढ़ाने वाले हो, आपने अपने नोट्स रेडी किए हैं, बुक उठाई है, उसको अच्छे से एनालाइज करिए कि क्या ये सही है, उस लेवल के हिसाब से जो हम पढ़ाना चाहते हैं ये बिल्कुल सही कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है या फिर नहीं। आगे है सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस, ये भी सही है। मूल्यांकन करना देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका सिलेक्शन करना और भी ज्यादा जरूरी होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर है ए, बी, सी एंड डी। बहुत बार ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। When the primary function of communication is to convey new information, it is known as what? So, जब भी कम्युनिकेशन में एक प्राइमरी फंक्शन बोला जाता है कि आपको इंफॉर्मेशन, नई जानकारी जो है वो किसी को कन्वे करनी है, किसी तक पहुंचानी है, तो ये होता है आपका रेफरेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, फैक्ट या फिर कोई भी इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, कोई भी आर्टिकल है या फिर कोई भी फैक्ट है, वो किसी को देना है, किसी तक पहुंचानी है वो इंफॉर्मेशन, तो रेफरेंशियल फंक्शन उसके लिए यूज किया जाता है।
इन टीचर सेंटर्ड लर्निंग, शिक्षक केंद्रित जो लर्निंग होती है, द टीचर गिव्स अप द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल। टीचर जो है वो गिव अप करते हैं ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल को एंड चूजेस इंस्टेड द रोल ऑफ फैसिलिटेटर हु फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स फीलिंग्स। सो ये वाले ऑप्शन में ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम टीचर सेंटर्ड की बात कर रहे हैं तो टीचर सेंटर्ड में टीचर कभी भी एक फैसिलिटेटर यानी कि सुविधाकर्ता हमारे लिए नहीं बनेंगे। उनका काम है हमें सुविधाएं नहीं देकर सिर्फ जो कंटेंट उनके सामने है वो पढ़ाना और चले जाना। स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को भी टीचर सेंटर्ड में नहीं समझा जाता है। इसकी वजह से स्टेटमेंट 1 गलत है। तो ये कुछ कीवर्ड्स मैं बता रही हूँ, इन्हीं से आपको आसानी से आंसर मिल सकता है। आगे है इन लर्नर सेंटर्ड मेथड द टीचर अटेम्प्ट्स टू सी द वर्ल्ड एज द स्टूडेंट सी इट। लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है? टीचर उसी तरीके से संसार को और बातों को और हर चीज को देखता है जिस तरीके से स्टूडेंट देखते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि टीचर सेंटर्ड में वो स्टूडेंट्स के फीलिंग्स को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। ठीक है, सो इस वजह से दोनों ऑप्शंस गलत हैं। अ गुड एग्जामिनेशन सिस्टम शुड, सो देखिए एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर स्टूडेंट की लाइफ में, और एग्जामिनेशन सिस्टम अच्छा भी होना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी की, स्टूडेंट कितने अच्छे से अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर पा रहे हैं वो क्रिएटिविटी देखने के लिए हेल्प करता है। बिल्कुल सही। रिकॉग्नाइज अ चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी, एक बच्चे की वो इंडिविजुअली वो अकेले में कैसे व्यक्तिगत तरीके से उनकी क्या पहचान है उस चीज में हेल्प करता है। बिल्कुल सही करता है। एंड उसके बाद है एनकरेज रोट लर्निंग, रट्टा मारने में तो देखिए बिल्कुल भी ये हेल्प नहीं करता है। वैसे रोट लर्निंग, रट्टा मारना, कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता जो बच्चों को सिखाएगा कि रट्टा मारिए। सो ऑप्शन सी यहाँ भी था, यहाँ भी था और यहाँ भी था। इसी से हम एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते थे। ओके। द नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया। सो ये बोल रही कि नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे एशिया से आते थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बहुत सारी बाकी के कंट्रीज से भी आते थे। ठीक है, स्पेसिफिकली एशिया की जगह कंट्रीज का नाम लिखा होगा तो ये ऑप्शन सही होता। द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज overshadowed by the universities in Europe and Arabia immediately after its establishment. Absolutely correct. ठीक है, जैसे ही नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी, जैसे ही उसकी स्थापना हुई थी उसके एकदम बाद यूरोप और अरब के विश्वविद्यालय भी बने थे और उनसे एकदम से नालंदा यूनिवर्सिटी पिछड़ गई थी। आगे यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसको एमडीजी बोला जाता है, वर मेनली टारगेटेड एट डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज। ओके, सो ये वाला बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में डेवलपिंग कंट्रीज के साथ साथ डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, ना कि पुअर कंट्रीज। इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर टारगेटेड एट ऑल कंट्रीज वेदर डेवलप्ड, डेवलपिंग और पुअर। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो डिफरेंस आप लोगों को समझना है कि मिलेनियम डेवलपिंग कंट्रीज पर फोकस करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने डेवलप्ड कंट्रीज जो विकसित हो चुकी हैं, जो विकास की ओर है यानी कि डेवलपिंग, और जो अभी बिल्कुल लोअर लेवल पर है उन सब पर ये फोकस करता है। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। वन ऑफ द 4 मैक्सिम्स ऑफ कन्वर्सेशन क्वांटिटी मैक्सिम रिफ्लेक्ट्स द राइट अमाउंट ऑफ व्हाट। सो ये क्वेश्चन इसी साल देखने को मिला था, उससे पहले पेपर में नहीं आता था, और इसका करेक्ट ऑप्शन है सिमिलीज यानी कि उपमाएं। ये बोल रहे हैं कि बातचीत के दौरान सबसे ज्यादा मात्रा कौन दर्शाता है, तो वो है उपमा। बात करते करते जो हम उपमा यूज करते हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी गई है। ठीक है, सो ये थे स्टूडेंट्स इस सेशन का पार्ट 1 जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसी पेपर के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कल के सेशन में लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हो स्टूडेंट्स कि हम कंटिन्यू करें इस सीरीज को, एक बार मुझे जरूर बता दीजिए, तो हम दिसंबर 23, जून 23 और जून 24 के सभी शिफ्ट्स के पेपर को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से एग्जाम से पहले रिविजन होती रहे। सो एंड करते हैं इसी के साथ सेशन को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।